नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए सुनते हैं मालती जोशी जी द्वारा लिखा हुआ लघु उपन्यास पटाक्षेप का दूसरा और अंतिम भाग। तुम्हारे साथ मुश्किल तो यही है पद्मा कि तुम्हें वहम सा हो जाता है कि हर कोई तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। यह कह रहे थे। मैं आपसे सफाई तो मांग नहीं रही, मैंने तल्खी से कहा, लेकिन मैं तो सफाई देना चाहता हूँ। जरा सी बात को लेकर रात भर रोती रहोगी, उसमें तो कोई तुक नहीं है। पता नहीं कितनी नदियों का पानी आकर तुम्हारी आंखों में समा गया है, कभी सूखता ही नहीं। अच्छा, अब चटपट तैयार हो जाओ। कह दिया ना मुझे नहीं जाना। देखो, अब जरा सी बात को प्रेस्टीज इशू मत बना लिया करो। हरी अप, 7:15 ऑलरेडी बज चुके हैं। देर से पहुंचने में तो कोई चार्म नहीं है। मैं पत्थर की तरह बैठी रही। बात जरा सी थी भी और नहीं भी, कम से कम मेरे लिए तो वह जरा सी बात नहीं थी। शुभा विभा के स्कूल में वार्षिकोत्सव चल रहा था। पीयूष को 2 दिन से बुखार था, इसलिए मैं कार्यक्रम देखने नहीं जा सकी। घर में बैठे बैठे ही अपनी लाडली का सजा सवरा रूप कल्पना में देखती रही थी। शुभा के गीत को दोहराती रही थी। किंतु आज पुरस्कार वितरण था। दोनों को 3-3, 4-4 पुरस्कार मिलने वाले थे। कितनी हसरत से कहा था उन लोगों ने, पापा आज तो आप लोग आएंगे ना। 8 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, बस 2 घंटे का तो कार्यक्रम है। इन्होंने छूटते ही कह दिया, मैं आ जाऊंगा बेटी, मम्मी नहीं आ पाएंगी, पप्पू की तबीयत ठीक नहीं है ना। दोनों के चेहरे उतर गए थे। इतना गुस्सा आया मुझे। कम से कम उनका दिल तो न तोड़ते। बाद में कुछ भी बात बनाई जा सकती थी। फिर 2 घंटे के लिए मैं चली भी जाती तो ऐसी कोई प्रलय तो नहीं आ जाती। बुखार तो पीयूष का सुबह ही नॉर्मल हो गया था, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं समझी और अब भाषण दे रहे हैं। दीदी, मैंने सिर उठाकर देखा। छवि मेरे पीछे खड़ी थी। अब हुआ ये दीदी, पीयूष को मैं संभाल लूंगी, अब उतना बुखार भी नहीं। नहीं, रहने दे, अब इच्छा नहीं हो रही, मैंने रुधे गले से कहा। अपने लिए ना सही, लेकिन लड़कियों के लिए तो आपको जाना होगा, आपको मेरी कसम है। और इतना कहकर ही वह रुकी नहीं। कंघी लेकर खुद उसने मेरा जूड़ा बनाया। मैं मुंह हाथ धोकर आई। तब तक उसने मेरे लिए अपनी कोटा जरी की साड़ी, शॉल सब कुछ निकाल कर रख दिया था। मन ही मन उबलती रही मैं। यही बात वह पहले भी तो कह सकती थी। तब इतना नाटक तो ना होता। अब अपनी भलमनसाहत दिखाकर जैसे मुझे शर्मिंदा करना ही उसका उद्देश्य था। लड़कियों की उदासी का ख्याल न होता तो उसके सारे अनुग्रह ठुकरा कर घर में बैठी रहती मैं, कहीं नहीं जाती। अपने बच्चों की खुशी देखने जा रहे थे हम लोग, और शक्लें ऐसी बना ली थी जैसे मातम पुरसी पर जा रहे हों। वहां भी यह गुमसुम बने रहे। जब स्टेज पर अध्यक्ष का भाषण हो रहा था, तब इन्होंने पहली बार मुंह खोला। पहले से पता होता कि इतनी देर हो जाएगी तो शर्मा जी की नीलू से कह आते, छवि के पास बैठ लेती थोड़ी देर। इतना बुरा लगा, यहाँ बैठे हुए भी घर की ही बात सोच रहे हैं। कार्यक्रम समाप्त होते ही मैंने कहा, आप घर चलिए, बच्चों को लेकर स्कूल बस से आ जाऊंगी। पहले से जो पता होता तो घर में इतना महाभारत क्यों मचाती। अपनी मर्जी से आती और चली जाती मैं। इनामों से लदी फदी लड़कियों को लेकर घर पहुंची, तब यह ड्राइंग रूम में बैठे पढ़ रहे थे। हमें देखते ही बोले, 1 मिनट प्लीज। और जब तक हम आश्चर्य से उभरे, इन्होंने हम तीनों का एक फोटो ले लिया। फिर 2-4 अलग अलग पोजेज में लड़कियों के और भी स्नैप्स ले डाले। पिछले साल यह कैमरा सुशील ने भेजा था। विशेष विशेष अवसरों पर इसका उपयोग कर लेते थे हम लोग। आज का अवसर विशेष है। यह इन्हें रात को 11 बजे भी याद रहा। यह जानकर अच्छा लगा। इनका मूड भी अब शाम की अपेक्षा ठीक हो गया था। मैं प्रसन्न मन से कॉफ़ी बना लाई और सिर्फ हम चारों उसे एंजॉय करते रहे। पता नहीं कितने दिनों बाद यह सुयोग आया था। लगा कि मेरा बिखरा हुआ घर फिर जुड़ आया है। सोचा तो था कि छवि जाग रही होगी, कम से कम इस शोर शरबे से तो जाग ही जाएगी। लड़कियों के इनाम देखेगी, उन्हें बधाइयाँ देंगी। पर वैसा कुछ नहीं हुआ तो मन खट्टा हो गया। मैंने इनसे कहा भी, उसके लड़के को तो मैं आंखों पर रखती हूँ, क्या उसका इतना फर्ज नहीं था। हमेशा बात का अच्छा पहलू देखा करो पद्मा, इन्होंने अपने सौम्य अंदाज में कहा। दुख की मात्रा इससे बहुत कम हो जाती है। यही सोच लो कि 2 रातों से जाग रही है बेचारी। आज निश्चिंत होकर सोई होगी क्योंकि बुखार नहीं है, और फिर रात भी तो हो गई है। ठीक है, ऐसा ही सही, मैंने कॉफ़ी की ट्रे उठाते हुए सोचा। इतनी रात गए किसी भी विषय पर बहस करने की हिम्मत नहीं थी मेरी। दीदी, मैं घर जाना चाहती हूँ।
छवि का यह प्रस्ताव अप्रत्याशित रूप से मेरे सामने आया था। घर अर्थात माँ का घर। यह घर तो वेटिंग रूम है, सुशील के आने तक किसी तरह समय काटने का स्थान है। मन इतना खराब हो गया कि कारण पूछने की इच्छा नहीं हुई। उसी ने बताया, रात सपने में माँ को देखा था, बहुत बीमार है, एक बार देखकर लौट आऊंगी। ठीक है भाई साहब, तुम्हारे क्या कहते हैं देख लूं, आखिर जाना तो उन्हीं की मर्जी से होगा ना। मैंने रूखा सा जवाब दे दिया। यह सपने वाली बात मेरे साथ तो चल गई, लेकिन यह उस पर विश्वास कर लेंगे यह असंभव था। 2-3 दिनों से छवि सूजी सूजी आंखें और उदास उदास चेहरा लिए घूम रही है। यह क्या उनसे छिपा हुआ है? मुझे तो डर था कि उसके इस आकस्मिक निर्णय का दोष मुझ पर न थोप दिया जाए, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने बड़ी शांति से अपनी स्वीकृति दे दी और मैंने राहत की सांस ली। मैं भी कुछ दिनों के लिए जरा निश्चिंत होकर रहना चाहती थी। 24 घंटे घर में किसी तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति मन पर भार बनने लगी थी। नौकरी लगने तक सुशील भी हम लोगों के साथ ही रहते थे, पर उनके साथ यह समस्या नहीं थी। छवि को लेकर हर बार मन में यही संकोच बना रहता है, बेचारी अकेली है, उसका पति यहाँ नहीं है। जब एक बार जाना तय हो गया तो मैं अपनी सारी कड़वाहट भूलकर उसकी तैयारी में जुट गई। पता नहीं क्यों मन में हमेशा एक डर सा रहता है, कोई मुझे गलत ना समझ ले। दिन दिन भर आज के सामने बैठकर मैंने उसके भाई भतीजों के लिए मिठाइयाँ बनाई। रात रात भर जागकर पीयूष के लिए सूट सीती रही। बल्कि छवि ने एक आध बार कहा भी, दीदी कितनी मेहनत कर रही हैं आप, मुझे लगता है मेरे जाते ही आप बीमार पड़ने वाली हैं। कोई इतना भर कह देता है तो सारी मेहनत सफल हो जाती है, सारी थकान दूर हो जाती है, लेकिन यह भी हमेशा कहाँ नसीब होता है। जाने वाले दिन छवि जब अपनी पुस्तकें मेज से उठाकर अलमारी में रख रही थी तो मुझे याद आया। मैंने कहा, छवि गौतम की कोई किताबें होंगी तो अलग रख देना, किसी दिन मांगेंगे तो मैं कहाँ ढूंढती फिरूंगी। गौतम का ट्रांसफर हो गया है बिलासपुर। यह वॉश बेसिन के सामने खड़े शेव कर रहे थे, वहीं से बोले, आपसे किसने बताया? उसका फोन आया था। एक बार घर आकर तो बता सकता था, यूं तो 2-2 घंटे बोर करता रहा है। सचमुच इतना गुस्सा आ रहा था मुझे। वह आए थे दीदी, आप लोग घर पर नहीं थे, छवि ने हौले से बताया। अरे तो कब जा रहे हैं वे लोग? किसी दिन खाने पर ही बुला लेते उन्हें, विद फैमिली। मेरा गुस्सा भाप बनकर उड़ गया था और अब मुझे गृहस्थ धर्म की चिंता हो रही थी। अभी 2-3 दिन तो मैं बाहर जा रहा हूँ, लौट कर आऊँगा तब देखी जाएगी, इन्होंने कहा। साथ के लिए टिफिन भर रही थी मैं। अचानक जैसे मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। छवि रानी की माताजी एकाएक सपने में क्यों अवतरित हो गईं, इसका रहस्य मेरे सामने सूर्य के प्रकाश की तरह स्पष्ट हो गया। मैंने तो सोचा था कि छवि के जाने के बाद मैं अपने घर में निश्चिंत होकर रह सकूंगी, किंतु उस समय पीयूष की बात मैंने नहीं सोची थी। उसके जाते ही घर इतना सूना हो जाएगा, दिन इतने लंबे हो जाएंगे, इसका गुमान ही नहीं था। लड़कियां खा पी कर स्कूल चली जाती तो एकांत जैसे मुझे लेने को दौड़ने लगा। अजीब अजीब आवाजें मेरा पीछा करने लगती। कभी लगता झूले में पीयूष कुनमुना रहा है और मैं दौड़कर उसे उठाने जाती, तब खाली झूला मेरा मुंह चिढ़ाने लगता। कभी लगता छवि सिराहने खड़ी होकर कह रही है, दीदी चाय ले लीजिए। सिर उठाकर देखती तो सिर्फ घूं घूं करता सीलिंग फैन ही नजर आता। स्नेह के धागों में इतनी लिपट गई हूँ, खुद मुझे ही पता न था। लड़कियां भी बहुत उदास हो गई थीं। बहुत दिनों से एक भैया की फरमाइश थी उनकी, वह इस तरह नयास ही पूरी हो गई थी। चाची से भी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी उनकी। उनके बिना वह कमरा खूब बड़ा बड़ा लगने लगा था, और तो और पापा भी उन लोगों के साथ चले गए थे। सुबह विवाह का वश चलता तो शायद सिर्फ सोने के लिए ही घर पर आती। 2-3 दिन तो मैंने बिस्तर पर पड़े पड़े ही काट लिए। 2-3 दिन उपन्यास पूरे के पूरे पढ़ गई मैं। चौथे दिन सोचा अब कुछ हाथ पांव हिलाना चाहिए, कुछ नहीं तो बगल वाले कमरे की सज्जा ही बदल दी जाए। झूले को फोल्ड करके मचान पर डाल दिया जाए तो दोनों पलंग आसपास आ जाएंगे, फिर यह कमरा उतना सूना नहीं लगेगा। काम इतना आसान नहीं था जितना सोचा था। कमरे में सिर्फ झूला ही तो नहीं था, ग्राइप वाटर और टिथिंग सिरप की खाली शीशियाँ थी, पुरानी नैपीज थीं, खिलौने थे, पाउडर के पुराने डिब्बे थे। इन सबको समेटते समेटते हाफ उठी मैं। हर चीज का स्पर्श पीयूष की याद दिला जाता था। झूले की मसहरी खोलते हुए तो मुझे रुलाई फूट पड़ी। किसी तरह मैंने मसहरी उतारी, नन्ही रेशमी रजाई धूप दिखाने के लिए एक ओर रख दी, फिर गद्दा समेटा। और यह क्या, गद्दा और दरी के बीच में एक सफ़ेद कागज पड़ा था, मुड़ा तुड़ा सा। बहुत पुरानी सी आदत है यह, कागज का कोई भी टुकड़ा मिले मैं पढ़े बिना नहीं रहती।
माँ के राज्य में घर में सिर्फ कल्याण आता था। दैनिक अखबार भी हमारी नज़रों से दूर रखा जाता था, क्योंकि अक्सर उसमें भी चटपटी खबरें होती थीं। तब बाजार से जो भी सौदा आता, हम तत्परता से उसे खोलने बैठ जाती। असली आकर्षण होता था उस कागज में जिसमें यह सौदा आया था। इन अखबारी कागजों ने हमें फिल्मी दुनिया की सैर कराई है, चुटकुले सुनाए हैं, बलात्कार और आत्महत्याओं की चटपटी खबरें सुनाई हैं। माँ को हमारी इस कारस्तानी का पता नहीं चला, नहीं तो शायद उन पर भी बैन लग जाता। अब तो घर में पढ़ने के लिए इतना सब होता है, फिर भी पुरानी आदत नहीं जाती। हथेली से दबा दबा कर उस कागज को सीधा किया और पलंग पर बैठकर पढ़ने लगी। पढ़ते हुए हर पंक्ति के साथ मेरा खून गर्म होता जा रहा था। लिखा था, छवि, कल रात की उन्मत्तता के लिए क्षमा चाहता हूँ। ऐसे कमजोर क्षण जिंदगी में कभी कभार आ ही जाते हैं। उसके लिए अपने आप को कोसना व्यर्थ है, यह भी जानता हूँ। क्षमा सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे बड़ा था, उम्र में भी और अनुभव से भी। मुझे ही अक्ल से काम लेना था। पिछले दिनों ट्रांसफ़र रुकवाने के चक्कर में बहुत हाथ पांव मारता रहा। भोपाल महंगा सही, यहाँ पत्नी के पास छोटी सी नौकरी थी। मेरे मध्यवर्गीय जीवन में उसका बहुत बड़ा सहारा था। सब कुछ छोड़ छाड़ कर नई जगह सेटल होने की कल्पना कपा देती है, लेकिन मेरा चाहा नहीं हो सका। बहुत ही भारी मन से कल तुम लोगों से विदा लेने पहुंचा था। तुम्हें अकेली देखकर कुछ अधिक ही भावुक हो उठा मैं। एक अनाम भावात्मक रिश्ता तुम्हारे साथ स्थापित हो रहा था मेरा। यह कल ही जाना और उसी आवेग में थोड़ा बहक गया। तब पता नहीं था कि तुम मानसिक रूप से इतनी त्रस्त हो। पति का लंबा प्रवास, घर का बोझिल वातावरण और बच्चे की बीमारी, इन सब ने मिलकर तुम्हें किस तरह हिला दिया था। यह तो तब जाना जब तुम परकटे पक्षी की तरह मेरी गोद में सिर रख कर फफक कर रो पड़ी। मैं मनुष्य हूँ, पत्थर नहीं। तब भूल गया था कि मैं किसी का पति हूँ, पिता हूँ, तुम किसी की पत्नी हो, माँ हो। वह तो एक भावावेग था, रोजमर्रा की जिंदगी में प्रवेश करते ही उतर गया है। सोचता हूँ, ट्रिंग, दरवाजे की घंटी इतनी कर्कश कभी नहीं लगी थी। उसी अस्त व्यस्त भाव से जाकर दरवाजा खोला मैंने। सामने यह खड़े थे, हाथ में अटैची लिए। आप? क्यों, पहचान में नहीं आ रहा हूँ क्या? 2 दिन में इतना बदल गया हूँ? और तुम्हारी शक्ल ऐसी क्यों हो रही है? घर पर तो सब ठीक ठाक है ना? किसकी चिट्ठी आई है यह, माँ जी की? उन्होंने व्यग्रता से पत्र मेरे हाथ से ले लिया, सरसरी निगाह से उसे पढ़ा, फिर टुकड़े टुकड़े करके हवा में उछाल दिया। यह क्या किया आपने? मैंने तैश में आकर कहा। वही किया जो छवि को बहुत पहले करना चाहिए था, इन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया। लेकिन कम से कम एक बार जवाब तलब करना चाहती हो ना? अब भी कर लेना, मैं गवाही दे दूंगा। फिर अटैची उठाकर भीतर जाते हुए बोले, 14 घंटे का सफर करके आया हूं, चाय वाय तो पूछो। चाय तो खैर मैंने बनाई ही, फिर नहाने के लिए पानी भी गर्म किया, खाना भी बनाया। खाना खाकर बड़े इत्मीनान से तैयार होते हुए बोले, ऑफिस हो आओ जरा, आधे दिन की सीएल ही बच जाएगी। इतनी हैरत हुई मुझे, इतनी बड़ी बात हो गई और इन्हें अपनी सीएल की पड़ी है। सच इनकी थाह लेना मुश्किल है। शाम को दफ्तर से लौटे तो लड़कियां घेर कर बैठ गईं। पापा, हमारे लिए क्या लाए? अरे मम्मी ने क्या अब तक तुम्हें बताया नहीं? फिर भीतर आकर बोले, मेरी अटैची अभी तक बाहर ही पड़ी है पद्मा, ड्राइंग रूम में। ऐसी क्या नाराजी है भाई? फिर डाइनिंग टेबल पर सारा सामान खोलकर बैठ गए। दाल मोट पेठे के 5-6 पैकेट थे, अलग अलग प्रकार के। गुड़िया थी, खिलौने थे, साड़ी और मीनाकारी वाली चूड़ियाँ थीं, पुस्तकें थीं। वह इत्मीनान से बैठे समझाते रहे कि कौन सी वस्तु खरीद कर लाए हैं, कौन सी समधी जी ने भेजी है। लड़कियां पास बैठी किलकती रहीं। पीयूष की याद आते ही उन लोगों का गला भर आया था, और जब इन्होंने बतलाया कि वहां से चलने पर साथ आने के लिए वह खूब रोया था, तो एक तरह से अच्छा भी लगा था। मैं नितांत उदासीन होकर उनकी बातें सुनती रही। अनमने भाव से चीजें छू छू कर मैंने वापस रख दी। उस समय सोच सोच कर मेरा दिमाग सुन्न हुआ जा रहा था। दाल मोट की किस्मों की चर्चा जरा अच्छी नहीं लग रही थी। प्रसंग की गंभीरता को देखते हुए इनकी सारी बातें ही बड़ी हास्यास्पद लग रही थी। लेकिन रात बेडरूम में प्रवेश करने पर देखा यह सब दिखावा था। वे भी उतनी ही बुरी तरह आहत हुए थे। दोनों हाथों में सिर दिए पता नहीं कितनी देर अपनी मेज के पास बैठे रहे। मैं अपने बिस्तर पर पड़े पड़े देखती रही। आखिर जब आधी रात हो चली तो मुझसे नहीं रहा गया। सोएंगे नहीं क्या आज? रात भर के जगे हुए हैं, मैंने प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। उन्होंने सिर ऊपर उठाया, आंखों में उदासी के गहरे बादल थे। पद्मा,
थकी सी आवाज में बोले, बड़ी उलझन में फंस गया हूँ। आज दफ्तर में भी जरा मन नहीं लगा। निरंतर वही एक बात सोच रहा हूँ। हमारे सोचने विचारने से बीते क्षण लौट तो नहीं सकते ना। फिर परेशान होने से फायदा। मैंने कुछ कहने की गरज से कहा। एक बात मेरे मन में आई है पद्मा। क्या? हमें भूल जाना होगा कि इस तरह का कोई पत्र हमने देखा था। कर सकोगी इतना? वाह, इतनी देर सोचकर यही हल निकाला है। यह कोई बहुत मुश्किल काम है पद्मा। इससे क्या होगा? मैंने वहीं पास एक स्टूल पर बैठते हुए रूखी आवाज में कहा। क्या होगा यह तो नहीं कह सकता, परंतु याद रखने में दुख ही दुख है, इतना जानता हूँ। छवि को अगर किसी दिन पता चला तो वह कभी हमारे सामने सिर नहीं उठा सकेगी। सुशील अगर जान गया तो जिंदगी भर सुख की नींद नहीं सो सकेगा। इतना बड़ा अन्याय मुझसे तो नहीं हो सकेगा। न्याय अन्याय तो मैं जानती नहीं, लेकिन अगर मेरे भूलने से छवि का कलंक दूर हो जाता है तो यही सही। मेरे मन में धीरे धीरे रोष उफनने लगा था। यह कलंक वलंक कहाँ की बातें ले बैठी तुम? मैं छवि का पक्ष नहीं ले रहा पद्मा, लेकिन उसे कटघरे में रखने से पहले एक बार सोचो। क्या तुम विश्वास के साथ कह सकती हो कि सुशील वहां एकदम सन्यासी बना हुआ है? इतने स्वच्छंद समाज में, इतने सारे प्रलोभनों के बीच उसका मन एक बार भी नहीं डोला होगा। क्या तुम दावे के साथ कह सकती हो? उनके तमतमाए चेहरे को एकटक देखते हुए मैंने बस इतना कहा। काश छवि सुन पाती आप कितनी अच्छी पैरवी कर रहे हैं उसकी। मेरे व्यंग से मर्माहत होते हुए उन्होंने कहा, मैं किसी की पैरवी नहीं कर रहा, सिर्फ इतना जानता हूं कि देश हो या विदेश, मर्द हो या औरत, अकेलापन सबको एक सा सालता है। या मैं किसी और के अनुभव की बात नहीं कर रहा हूं। वही बात कह रहा हूं जिसे तुम्हारी साहित्यिक भाषा में भोगा हुआ यथार्थ कहते हैं। अच्छा, यह यथार्थ, यह अकेलापन का एहसास आपके हिस्से में कब पड़ा? जब तुम अपनी 3 हड्डियां तुड़वाकर 5 महीने तक अस्पताल में पड़ी थी। जब मैं दफ्तर, घर और अस्पताल में चक्कर घिन्नी की तरह घूमता था। तुम्हें शायद वह सब इतनी आत्यंतिकता के साथ याद न हो, लेकिन मैं तो नहीं भूल सकता। तुम्हारे साहित्य में संतरास, कुंठा, जो कुछ होता है सब मैंने उन दिनों अनुभव किया है। घर में रहता तो खाली घर काटने को दौड़ता, क्योंकि माँ जी बच्चों को लेकर चली गई थी। दफ्तर जाता तो सैकड़ों चिंताएं किसी जिद्दी बच्चे की तरह साथ लग जाती। शाम होती तो अस्पताल का रुख करता, अपनी स्नेहमयी पत्नी से मिलने। लेकिन वहां सामना होता एक बीमार, चिड़चिड़ी, ईर्ष्यालु औरत से। उससे मिलने की कल्पना से ही मन कांपने लगता। हॉस्पिटल के फाटक पर पहुंचकर सोचता, उल्टे पैरों भाग जाऊं और किसी पिक्चर हॉल में शरण लूं। प्लीज, मैंने तड़प कर कहा और उनका मुंह अपनी हथेलियों से बंद कर दिया। वे चुप हो गए। अपने हाथों में मेरे हाथ लेकर धीरे धीरे सहलाते रहे। फिर मृदु स्वर में बोले, बहुत बुरा लगता है ना उन बातों को याद करना। मैंने उत्तर में पलकें झुका दी। अपने मन का भार हल्का होते ही वे तो प्रगाढ़ निद्रा में खो गए, लेकिन मेरी आंख नहीं लग सकी। अस्पताल के वे दिन किसी दुस्वप्न की तरह मेरा पीछा करते रहे। रोज की तरह स्टूल पर चढ़कर कपड़े सुखा रही थी। पता नहीं कैसे उलट गया। जमीन पर चित्त गिर पड़ी मैं, और उसके बाद जब होश आया तब मैं अस्पताल में थी। शरीर प्लास्टर में जकड़ा हुआ था। 1 डेढ़ महीने तो उसी तरह एकदम सीधे लेटना पड़ा था। हिप बोन टूट गई थी। लेटे लेटे पता नहीं कैसे ऊट पटांग विचार आते रहते मन में। जिंदगी भर लंगड़ा कर चलने की कल्पना से मन काप काप जाता। डॉक्टर ने इशारा कर दिया था कि हमें 2 लड़कियों पर ही अब संतोष कर लेना होगा। यह बात मन में कांटे सी गढ़ती। अपना नारित्व व्यर्थ हुआ जान पड़ता। ऐसे समय इनसे सहानुभूति की, आश्वासनों की अपेक्षा रहती। सारा दिन जैसे सिमट कर 5 बजे की सुई पर केंद्रित हो जाता था। यह नियम से आते थे, घंटों पास बैठे रहते, कुछ घर की कुछ बाहर की सुनाते, अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाते, फल काट कर देते। फिर पता नहीं क्यों लगने लगा कि उनके स्पर्श में स्नेह का उत्ताप अब पहले का सा नहीं रहा है। वह मात्र एक रूटीन हो गया है, एक उबाऊ रूटीन। तब इतना असहाय अनुभव करती अपने आप को। हर रोज शाम को किसी की मदद से मैं अपने को संवार लेती और बड़ी हसरत से दर्पण देखती और रोना आ जाता। तब अपनी सारी खीज मैं इन पर ही उतारती। पता नहीं कैसे कैसे उपालंभ देती। उस समय यह भी याद नहीं रहता कि मैं अस्पताल के जनरल वार्ड में पड़ी हूँ। अपने पैरों चलने वाला हर व्यक्ति मेरी ईर्ष्या का पात्र था। हर सुंदर औरत मुझे जहर लगती, खासकर मिसेस कश्यप।
पड़ोसी थे वे लोग, इस नाते जितना बन सकता था मदद कर देते थे। या होटल में खाते थे, फिर भी यदा कदा कुछ न कुछ बनाकर वह भेजती रहती थी। मेरे पास हर तीसरे चौथे दिन आकर बैठती थी मिसेस कश्यप। कभी कपड़े बदलवा देती, कभी कंघी कर देती। कई बार मैंने उनसे चिट्ठियां भी लिखवाई हैं, पर इन सब के लिए कृतज्ञ होना तो दूर, मैं मन ही मन द्वेष से धधकती रहती थी। अभी उस दिन मिसेस कश्यप आई थी मिलने, गोलगप्पे सी फूल गई हैं और बालों में भी सफ़ेदी झांकने लगी है। यह सोचते हुए भी शर्म आती है कि उन्हें देखकर बहुत संतोष हुआ, राहत मिली। अस्पताल से लौटते हुए यही एक बीमारी साथ ले आई हूँ मैं। जिस व्यक्ति से मन ही मन द्वेष करती हूँ, उसे दुखी देखकर संतोष होता है। इनके बॉस की एक बड़ी प्यारी सी लड़की थी, रूप ऐसा कि आंखें टिकी रह जाएं। उतने ही संपन्न घराने में ब्याही गई है। पिछले साल सुना कि उसे कैंसर हो गया है। सुनकर दुख होना चाहिए था, पर नहीं हुआ। और मैं एकदम अपने बिस्तर पर उठ बैठी। अपने मन को खूब ठोक बजाकर देखा। कल वाली बात से मन को दुख कितना सा हुआ था, बल्कि बहुत गहरे एक तृप्ति का एहसास हुआ था। छवि की कच्ची उम्र, उसका दुधिया रंग, उसका आकर्षक व्यक्तित्व, उसका भरा पूरा परिवार, विदेश जाकर ट्रेनिंग लेने वाला उसका पति, यहाँ तक कि नन्हा पीयूष भी, सभी को लेकर मन में एक सूक्ष्म ईर्ष्या सी थी। उस पत्र के रूप में मेरे हाथ में एक ट्रम्प कार्ड आ गया था, जो पल भर में उसे निष्प्रभ कर सकता था। उस महत्वपूर्ण दस्तावेज के टुकड़े टुकड़े कर देने से ही क्या बात समाप्त हो जाती है? अपने मन में इतना बड़ा चोर छिपा होता है और कभी कभी अपने को ही पता नहीं चलता। मेरे मन में एक बात आ रही है। सुबह चाय का पहला घूंट लेकर इन्होंने शुरुआत की। क्या? अगर सुशील को बहुत असुविधा ना हो तो कुछ दिनों के लिए छवि को उसके पास भेज दें। इसी लायक हम होते तो क्या इससे पहले नहीं भेज सकते थे? मैंने कहा। सो तो है, लेकिन हमारी लियाकत का सवाल अब इतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। इस समय तो सोचना यह है कि वियोग की उनकी अवधि इतनी लंबी न खिंच जाए कि मिलने की संभावनाएं ही समाप्त हो जाए। व्यवस्था तो मुझे कुछ न कुछ करनी ही है, सिर्फ तुम्हारी राय जानना चाहता था। मैं चुप बनी रही। क्या सोच रही हो? सोच रही हूं कि यह दंड है या पुरस्कार, मैंने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। इनका चेहरा अचानक तमतमा आया। कुछ सख्त लहजे में बोले, पद्मा, हम लोगों ने तय किया था कि हम सब कुछ भूल जाएंगे। हम लोगों ने तय कुछ नहीं किया था, सिर्फ आपने प्रस्ताव भर किया था। और किसी भी ऐसी वैसी बात को भूलना इतना आसान नहीं होता, कम से कम मेरे लिए नहीं है। मैं आप लोगों की तरह अल्ट्रा मॉडर्न नहीं हूँ, रूढ़िवादी ही सही, लेकिन संस्कारी मन है मेरा। इतनी सी बात कहते हुए भी मैं हांफने लगी थी। और तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी रूढ़ियाँ, तुम्हारी मान्यताएं दैहिक संबंधों पर आकर समाप्त हो जाती हैं। तुम्हारे लिए पवित्रता का मानदंड सिर्फ शरीर है, लेकिन इस हाड़ मांस से बने शरीर के परे भी एक वस्तु है, मन। उसके लिए कभी सोचा है? एक असाधारण आवेश में इतना सब कुछ कह जाने के बाद यह क्षण भर को रुके, शायद मेरे उत्तर के लिए, फिर गंभीर होकर बोले, मैं ठीक तुम्हारी तरह एकांगी होकर नहीं सोच पाता। यही तो मुश्किल है। यह अनुभवहीन लड़की 2 साल से पति की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठी है, उसके पत्रों पर जी रही है। यदि उसके हाथ से एक प्रमाद हो भी गया तो मैं उसे अक्षम्य अपराध नहीं मान सकता। आखिर हम लोग उन्हें भी तो क्षमा कर देते हैं जो मन कहीं और रखाते हैं, और साल दर साल दाम्पत्य का नाटक किए जाते हैं। यह किसके लिए कह रहे हैं आप? मैं करीब करीब चीख पड़ी। बगल वाले कमरे में होमवर्क करती हुई लड़कियां दौड़ी आईं और भयचकित नजरों से हमें घूरने लगी। अपने आवेग पर लज्जित होकर मैंने सिर झुका लिया। कहो बेटे राम, क्या तकलीफ है आपको? इन्होंने हंसते हुए पूछा तो वे धीरे धीरे अपने कमरे की ओर लौट गईं, लेकिन उनकी आंख में तिरता हुआ संदेह साफ झलक रहा था। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा था पद्मा, तुम्हें इतना ऑफ होने की जरूरत नहीं थी, इन्होंने कसैली आवाज में कहा और उठकर चले गए। खाली प्यालियों को शून्य दृष्टि से देखती हुई मैं पता नहीं कितनी देर बैठी रह गई। सुशील का पत्र यथावकाश आ गया था। पत्र का प्रत्येक अक्षर बतला रहा था कि छवि के वहां पहुंचने की कल्पना मात्र से वह कितना पुलकित हो उठा है। भैया भाभी के त्याग, स्नेह, ममता और सूझबूझ की प्रशंसा में उसने पृष्ठ के पृष्ठ भर दिए थे। अब यही पछतावा होता रहा कि यह ख्याल हमें पहले ही क्यों ना आया। इतनी ही दौड़ धूप तब कर लेते हम, कम से कम अपने उत्तरदायित्व का तो ठीक से निर्वाह हो जाता। सुशील ने बार बार लिखा था
कि बहुत आउट ऑफ द वे जाकर रुपयों का प्रबंध न करें। उसे थोड़ी निराशा ही तो होगी, वह झेल लेगा। घर भर को परेशानी में डालकर मिलने वाली खुशी उसे स्वीकार नहीं है। दूसरे पत्र में लिखा था, सौभाग्य से उसके एक प्रोफेसर 8 महीनों के लिए लेक्चर टूर पर जा रहे हैं। उनका फर्निश्ड फ्लैट आसान शर्तों पर मिल रहा है। अगर छवि का आना निश्चित हो तो वह बात करे। निश्चित तो खैर था ही। तीसरे पत्र में था, छवि अगर जल्दी आ सके तो अच्छा है। 6-8 महीने का कोई छोटा मोटा कोर्स वह पूरा कर लेगी। हाँ, अगर पीयूष साथ आए तो असुविधा हो सकती है। यहाँ की जलवायु में बहुत फर्क है। शुरू शुरू में बड़ों को भी परेशानी होती है, फिर गाइड करने वाला भी कोई नहीं है आसपास। पत्र का स्वर स्पष्ट था, वह छवि को बिल्कुल अकेले में पाना चाहता था। उन दोनों के बीच वह बच्चा भी उसे गवारा नहीं था। इतनी दूर से शायद वह अपने को उस अनदेखे बच्चे से जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर पा रहा था। उसके लिए शुभा, विभा और पीयूष में कोई खास अंतर नहीं था, लेकिन छवि के पत्रों में यह कसक साफ झलक जाती थी। सुशील से मिलने का उल्लास, नया देश देखने का उत्साह, इस सब पर उदासी की एक परत सी रहती। कितने प्रयासों से उसने अपने को तैयार किया होगा, इसे हम लोग समझ सकते थे। और अप्रैल की एक सुबह वह अचानक ही आ खड़ी हुई। उसके आने के साथ ही घर में जैसे उत्सव का सा वातावरण हो गया। लड़कियों का आनंद जैसे छलका पड़ता था। मुझसे तो आते ही ऐसे लिपट गई कि सारा कलमश पल भर में ही धुल गया। साथ उसका भाई आया था। बोला, दीदी जी, यह महारानी परीक्षा देने के लिए हाजिर हुई हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता कि पेपर में क्या लिखेंगे आखिर। एक दिन भी तो किताब खोलकर देखी नहीं। बस जब देखो तब जीजा जी को लंबी लंबी चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। फॉर्म के पैसे तो बिगड़े ही थे, यह किराया और ऊपर से खर्च हो गया। किताबें तो सब यहाँ छोड़ गई थी, वहां पढ़ती क्या खाक। वह तो ऐसे जमकर बैठ गई वहां, हमने सोचा परीक्षा का आइडिया ड्रॉप कर दिया होगा। अनचाहे ही स्वर मेरा स्नेहार्द हुआ आया था। लगा जैसे शोभा विभा की ही बात कर रही हूं मैं। एक शर्मीली मुस्कुराहट उसके चेहरे पर खेलती रही। दोपहर में भाई जब अपनी सफर की थकान मिटा रहा था, वह मेरे पास आकर बैठ गई और बड़े रहस्यमय अंदाज में बोली, मुझे तो पता है दीदी, मेरी अटेंडेंस इतनी शॉर्ट है, परीक्षा देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं तो सिर्फ आने का बहाना ढूंढ रही थी। यहाँ आने के लिए बहाना ढूंढना पड़ता है तुम्हें? मैंने आहत स्वर में कहा। आप समझ नहीं रही हैं, दरअसल पीयूष को आपके पास छोड़ना चाहती हूँ। मेरे पास? जी, और माँ और बाबूजी जिद कर रहे हैं कि वह उन्हीं के पास रहे। उनके पास छोड़ने का मन नहीं करता। लाड प्यार तो वह बहुत करते हैं, पर बच्चे के साथ तो 100 परेशानियां होती हैं जो उनके वश की नहीं है। भाभीयों पर मेरा विश्वास नहीं है, वे लोग बहुत अच्छी हैं, पर आपके पास रहेगा, अपनी दीदी लोगों के पास रहेगा तो मैं निश्चिंत होकर जा सकूंगी, और किसी के पास तो उसे मैं छोड़ नहीं सकती। और देखते ही देखते उसकी आंखें भर आईं और वह मेरे कंधे पर सिर रखकर सुबकने लगी। पता नहीं कितने दिनों से इस आवेग को वह अपने में छिपाए बैठी थी। व्यग्र होकर मैं उसकी पीठ पर, सिर पर हाथ फेरती रही। सुशील पर इतना रोष आया। नन्हे से बच्चे को छोड़कर चल देना क्या इतना आसान है? माँ बनकर देखे कोई, तब पता चले। वह बच्चे को मेरे पास छोड़ जाना चाहती थी। रात मैंने उन्हें बताया तो एक बारगी वह भी चौंक उठे। तुमने क्या जवाब दिया? मैं तो आज ही सुशील को लिख दूंगी कि यह रोग मेरे वश का नहीं है। लेकिन प्रस्ताव तो सुशील की ओर से आया नहीं है, जिसने किया है उसी से कहो ना। यह नहीं हो सकता। क्यों? उसने इतने विश्वास के साथ मुझसे कहा है कि मुझसे उसके सामने मना करते नहीं बनेगा। वही तो पूछ रहा हूं, क्यों नहीं बनेगा? इसलिए कि मैं उतनी दुष्ट नहीं हूं जितना आप समझते हैं, मैंने लगभग चीख कर कहा, और रात के उस वातावरण में मुझे अपनी ही आवाज बड़ी कर्कश लगी। इनकी ओर एक रोष भरा कटाक्ष फेंक कर मैं दूसरी करवट लेट गई। कभी कभी सभी मेरी सहनशीलता की परीक्षा क्यों लेने लगते हैं। सुबह से शुभा विभा किलक रही थी। मम्मी चाची कह रही थी पप्पू अब साल भर अपने ही पास रहेगा। यह बात सच्ची है ना? मतलब महारानी जी सब कुछ तय करके बैठी हैं। विभा कहती रही, मम्मी झूला तुम अपने कमरे में तो नहीं रखोगी, हमारे कमरे में ही रखना, दोनों पलंगों के बीच, रोएगा तो हम संभाल लेंगे। कितना चबर चबर करने लगी हैं ये लोग। महरी भी तो कम नहीं, कहने लगी, बाबा को रखिच लेना बाई, बच्चा रहेगा घर में तो अच्छा लगेगा। अब इससे सलाह मांगने गया था कोई, और तो और श्रीमान जी भी। खा पीकर मजे से आराम कुर्सी पर बैठे झूल रहे थे। 11 बज रहे थे।
बच्चे स्कूल चले गए थे। छवि भाई के साथ टाइम टेबल देखने कॉलेज गई थी। सोचा था सबके जाने के बाद पत्र लिखूंगी इत्मीनान से। कागज पेन सब सजा कर बैठी थी और इनके दफ्तर जाने की राह देख रही थी, लेकिन इन्होंने कपड़े तक नहीं बदले थे। जाना नहीं है आज? मैंने चिढ़कर कहा। आज छुट्टी ले ली है। किस खुशी में? ऐसे ही, विशेषज्ञों का कहना है कभी कभी दफ्तर से गोल कर जाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। फिर कभी कभी तुम्हारे साथ अकेले में बातें करने की भी इच्छा होती है। हार कर मैं मेज के पास से उठी और एक कुर्सी खींचकर उनके सामने जा बैठी और बोली, कहिए क्या बात करनी है? कोई खास बात नहीं है, तुम काम कर लो अपना। चिट्ठी लिख रही थी ना, किसे? सुशील को? लिख लो ना, फिर बात करेंगे। आपके सामने नहीं लिख पाऊंगी। क्यों, इतनी प्राइवेट चिट्ठी है? मजमून तो शायद रात को तुमने बता ही दिया था। मजमून वह नहीं है जो आप समझ रहे हैं। तो फिर शायद छवि के बारे में लिखना होगा। ठीक है ना? देखिए, मैंने कल भी आपसे कहा था मैं उतनी दुष्ट नहीं हूं जितना आप समझ रहे हैं। मेरी आवाज फिर ऊंची चढ़ गई थी। सोने घर में एक गूंज सी पैदा करती हुई अपनी ही आवाज मुझे बड़ी कर्कश लगी। यही तो मुसीबत है डार्लिंग कि तुम उतनी दुष्ट नहीं हो जितना पोज करती हो। मैं तो हैरत से देखती रह गई। हम सब जानते हैं कि तुम्हारे पास इतना प्यार, इतनी ममता है कि सिर्फ उसे छिपाने के लिए तुमने जबान पर इतने कांटे उगा रखे हैं। तुम्हारी इस असलियत को सब जान गए हैं। सुशील, शुभा, विभा, यहाँ तक कि छवि भी तुम्हें पहचान गई है। इसी विश्वास के साथ तो अपना बच्चा तुम्हें सौंपने आई। मैं कुछ देर उनकी ओर देखती रही, फिर दीवार की ओर मुंह फेर कर मैंने कहा, मैं किराए की आया तो नहीं हूं जो साल भर लड़के को संभाल कर निर्विकार मन से लौटा दूंगी। कलेजे से लगाकर पालूंगी उसे और कल उसकी माँ आकर उसे ले जाएगी ना। यह मुझसे नहीं सहा जाएगा। बहुत दुख उठाए हैं मैंने जीवन में, अब एक और झेलने की सामर्थ्य नहीं है। मैं सुशील को यही सब लिखना चाह रही थी। आप चाहें तो छवि को भी कह दीजिएगा। कुछ क्षण कमरा निस्तब्धता में डूबा रहा। पद्मा, इधर देखो। क्या है? अभी तुमने बहुत सारे दुखों की बात की थी, उनमें से कितने मेरे नाम चढ़े हैं यह जान लेता तो आश्वस्त हो जाता। मैंने उनकी ओर देखा। अंतस का सारा स्नेह आंखों में समेटे वह मुझे ही देख रहे थे और अचानक मुझे लगा कि यह व्यक्ति निरंतर 12 वर्षों से इसी तरह मेरे सामने बैठा हुआ है, मेरी व्यथा कथा सुनने के लिए अधीर, मेरे घावों पर मरहम लगाने को आतुर। इसकी आंखें निरंतर इसी तरह स्नेह बरसा रही हैं। मैं ही पागल की तरह दूर दूर भागती रही, अपने ही भय से त्रस्त, तर्कहीन संदेहों से घिरी हुई। किंतु अगर कोई कहना भी चाहे तो क्या सब कुछ कह पाना इतना आसान है? कुछ कहने को फड़फड़ाए मेरे होठ और फिर स्थिर होकर रह गए। उन्हें ही फिर कहना पड़ा, अच्छे बुरे क्षण तो सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन उन्हें कोई यूं अपने साथ नत्थी नहीं कर लेता। तुम्हारे साथ मुसीबत यह है पद्मा कि तुम भूलती कुछ भी नहीं हो, इसलिए मन पर एक भार सा बना रहता है। एकदम खींच उठी मैं। पल भर पहले तरल हो आया मन एकदम फुफकार उठा। समझते क्यों नहीं आप कि हर दुख क्षणजीवी नहीं होता। कोई आघात ऐसा भी होता है जो अपनी कसक छोड़ जाता है। कई घाव ऐसे होते हैं जो अपने व्रण के कारण जीवन भर याद रहते हैं। उपदेश देना बहुत सरल है आपके लिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि 7 वर्ष की आयु में पिता को खो देना क्या होता है। कैसा लगता है जब पिता की मृत्यु के साथ ही अपनों के मुखौटे भी उघड़ने लगते हैं। कितना दुख होता है जब पिता के साथ माँ की शांत स्नेहमयी मूर्ति भी खो जाती है। शेष रह जाती है सिर्फ एक हेड मिस्ट्रेस जो आतंक की सृष्टि करती है, आश्वस्त नहीं करती। यह उठकर कमरे में चहलकदमी करने लगे थे। मेरे पास भी बचपन की निश्चल हंसी थी, किशोर कल्पनाओं का सुंदर संसार था, खिलती उम्र के मधुर सपने थे। माँ के कठोर अनुशासन में सब कुछ झुलस कर रह गया। सुख दुख बांटने वाली एक बहन थी, शादी करके वह भी पराई हो गई। उसकी बरसों तक सूरत भी न देखने दी माँ ने। खुले हाथों विधाता ने रूप लुटाया था मुझ पर। एक ही चीज थी जिस पर गर्व था मुझे, लेकिन बीमारियों में वह भी उजड़ कर रह गया है। संतान भी दी है ईश्वर ने तो दोनों लड़कियां। कल को अपने घर चली जाएंगी तो बस बैठकर रोना ही तो है मुझे। यही तो लिखा कर लाई हूं। और एक दीर्घ सांस लेकर मैं चुप हो गई। इतना थक गई थी जैसे मीलों का सफर तय करके आई हूं। घूमते हुए या एकदम मेरे पास आकर खड़े हो गए थे। पद्मा, हाँ। और शेखरदा की बात नहीं कहोगी? शेखरदा की बात?
मुझे तो जैसे काट मार गया। अपनी गाथा का जो सबसे दुखद लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है जो, उसे ही भूल गई। मैं बिजली की तरह उठ खड़ी हुई। किसने बताया आपको यह सब? माँ ने, रमा ने या शेखर दा ने? माँ ने कब तुम्हारे मन में झांक कर देखा है? रमा को ही कब इतना अवकाश मिला है? और शेखर दा, उनके पास यह सब देखने वाली आंखें ही होती तो कहानी कुछ और ही नहीं होती आज। फिर कहाँ से जान गए आप सब? तुमसे। इस तरह चौंको मत पद्मा। तुम्हारे स्वभाव की ये अनेक विसंगतियां खुद ही अपनी कहानी कहती रही हैं, और साथ में तुम्हारी व्यथा में डूबी आंखें, खोया हुआ आत्मविश्वास, तुम्हें हरदम कोसता हुआ तुम्हारा हीन बोध, मुझे प्रसन्न रखने के लिए तुम्हारे हास्यास्पद प्रयास, मुझे खो देने का तुम्हारा तर्कहीन भय, सभी कुछ तो मेरे सामने था। मैं बेवकूफ नहीं हूं पद्मा, शेखर दा की तरह अंधा भी नहीं हूं। बहुत पहले जान लिया था कि रमा का जिक्र छिड़ते ही तुम समूची ईर्ष्या से सुलग उठती हो। शेखर दा का नाम लेते हुए तुम्हारी जबान काप काप जाती है। बुरा नहीं लगता था तब? क्यों नहीं लगता था? मैं मनुष्य नहीं हूं क्या? एकदम भीतर तक राख हो जाता था। तुम्हारा वह मूक आदि अंतहीन प्रणय और मेरा वह अवश आक्रोश। आज याद करता हूं तो सब बचकाना सा लगता है, लेकिन उन दिनों तो जिंदगी को विष के घूंट की तरह पी रहा था मैं। आज तक उसका स्वाद जबान पर है, और इसलिए चाहा था, मन की गहराइयों से चाहा था कि सुशील को यह जहर न पीना पड़े। सभी लोग मेरी तरह पुख्ता दिल नहीं होते। इतना सब होते हुए भी सारा आक्रोश चुपचाप मन में समेटे रहे। क्यों? क्यों इतनी करुणा की मुझ पर? मैंने रुधे गले से प्रश्न किया। क्योंकि तुम मेरे बच्चों की माँ थी। तुमसे ही मेरा घर था, और अपने घर को मैं बिखरते नहीं देख सकता था। घर का टूटना बच्चों के लिए क्या होता है, यह मैंने तुम्हें देखकर सीखा था। अपनी सारी पृष्ठभूमि के साथ इतनी निरीह लगती तुम कि कभी कठोर कुछ कह भी जाता तो फिर देर तक पछताता रहता। मैंने तुम पर कोई उपकार नहीं किया है पद्मा। मैं शायद सब कुछ इसलिए एडजस्ट करता रहा कि अपने समस्त गुण दोषों के साथ भी तुम मुझे अच्छी लगती रही। शायद इसी को प्रेम कहते हैं। कमरे के वातावरण में एक उमस सी भर गई थी। मैंने पंखा फुल स्पीड पर खोल दिया, फिर खिड़की के पास खड़ी होकर बड़ी देर तक खुली हवा में सांस लेती रही। यह धीरे धीरे तैयार हो रहे थे। कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ, आरटीओ ऑफिस जाऊंगा, जरा लाइसेंस रिन्यू कराना है। मैं समझ गई। उतनी बड़ी बात कह जाने के बाद कमरे की उमस उन्हें भी व्याप गई थी। जाने से पहले एक बात सुनेंगे? कहो, उन्होंने जूते के तस्मे बांधते हुए जवाब दिया। विश्वास कर सकेंगे? कहो तो। बहुत पहले मैंने एक सपना देखा था। कच्ची उम्र में सभी लड़कियां इस तरह के सपने देखती हैं। तब लगता है जीवन का संपूर्ण सत्य यही है, बाकी सब शून्यवत है। इस उम्र के सपने ऐसे सर्वव्यापी ही होते हैं। पता नहीं कितने सालों तक उसे अपने गले का हार बनाए रही। फिर जानते हैं क्या हुआ? सुशील की शादी में उन्हें इतने दिनों बाद देखा और अवाक रह गई। क्या यही है वह अलौकिक व्यक्तित्व जिसके लिए मैं मीरा बनी हुई थी? यह नितांत साधारण व्यक्ति रमा का पति भर हो सकता है, आलोक का पिता हो सकता है। मेरा स्वप्न पुरुष फिर कहाँ खो गया? हैरान थी मैं। कैसा लगा था तब? बहुत दुख हुआ? नहीं, एक रीतेपन का एहसास भर हुआ बस। कितना आश्चर्य है ना। वे उठकर मेरे पास आए, दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए बोले, इसमें आश्चर्य तो कुछ भी नहीं है। जीवन में कितनी ही चीजें तुम्हारे हाथों से फिसलती रही हैं, उनमें एक और नाम जुड़ गया। सिर्फ एक बात याद रखो पद्मा, कि सब कुछ खो जाने के बाद भी तुम देखोगी कि मैं तुम्हारे पास हूं, हमेशा से था। इट इज अ प्रॉमिस। और यह अंतिम बात कहते कहते उनकी आवाज भारी हो आई थी। मैंने हौले से उनके हाथ हटाते हुए कहा, बाहर जा रहे थे ना आप? सो तो जा रहा हूं। वह चलने को हुए और फिर जैसे कुछ याद आ गया उन्हें, दरवाजे के बाहर से बोले, सुबह आलोक का टेलीग्राम आया था, दराज में है, देख लेना। आलोक को तार देने की क्या जरूरत पड़ गई? मैंने पूछा, लेकिन तब तक वह जा चुके थे। दराज खोलकर मैंने वह गुलाबी कागज निकाला। सफेद पट्टी पर काले अक्षर चमक रहे थे, पापा इज नो मोर। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी का लिखा लघु उपन्यास पटाक्षेप।